चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी वह प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स जो हैं वह नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, वो भाग नहीं लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा डेफिनेशन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन। ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, एनिमल्स में जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल मेथड। पहला क्या होगा? नेचुरल मेथड होगा। नेचुरल मेथड में क्या होता है, आप देखिएगा, नेचुरल जो मेथड होगा यानी वह मेथड जो नेचर ने इसे निर्धारित किया है कि मतलब जो एनिमल्स हैं वह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, उनका वो अराइज कर सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म को। और दूसरा जो मेथड होता है वह होता है, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया, इसमें ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ इंटरचेंजेज करके और इस नए मेथड को क्या किया है, इनोवेट किया है, इसे शुरू की है। तो इसमें नेचुरल मेथड जो होगा उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसमें जो है वह होता है, इसका पहला प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं इसे? फिजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? फिजन प्रोसेस। इसका जो दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा जो प्रोसेस होगा, इस सेकेंड प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बडिंग। सेकेंड प्रोसेस जो होगा वह क्या हो जाएगा? बडिंग हो जाएगा। और दूसरा जो तीसरा जो मेथड हो जाएगा यह होता है रीजेनरेशन। ठीक है। फिजन, बडिंग एंड रीजनरेशन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब समझिएगा, फिजन को अगर हम एक्चुअल मीन इसका लिख दें तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, है ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू टू और मोर पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड फिजन। यानी किसी भी चीज का दो या दो से ज्यादा हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में टूट जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए फिजन जो है, अब कहेंगे कि किस में फिजन होगा और फिजन कैसे होगा, तो सेल चैप्टर में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और वह टॉपिक था सेल डिवीजन। इसमें हमने आपको बताया था माइटोसिस प्रोसेस। यह फिजन प्रोसेस जो होगा वह उसी तरह का होगा। इसमें कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन यानी टूटना। अब कैसे टूटेगा? अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फिजन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ कैटेगरी आप जान लीजिए। कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप कैटेगरी जान ले। इसमें आपका होता है प्रोटोजोआंस जो हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ, ये जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब प्रोटोजोआ जो होंगे वह फिजन प्रोसेस के थ्रू ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नाम सुने होंगे अमीबा का, क्लास में हम लोग डिस्कस भी करते हैं। अमीबा
अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर। अच्छा, प्रोटोजोआ सभी जितने भी प्रोटोजोआ हैं सबके सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, और जो बाइनरी फिजन होगा वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होगा। तो देखिए, जब अमीबा मैच्योर हो जाता है, देखिए अमीबा है तो एक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होंगे एंड अदर ऑर्गेनेल्स होंगे। तो इसमें जब अमीबा मैच्योर हो जाएगा तो यह अगले स्टेज में जब जाएगा तो यह क्या करेगा कि अपने सेल के भीतर ही अपने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को, है ना, क्या है ये? न्यूक्लियस है। तो अपने इस न्यूक्लियस को क्या करेगा कि दो पार्ट्स में क्या करेगा? इसे ब्रेक करेगा। दो पार्ट्स में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और जब यह न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि एक ही सेल के भीतर दो न्यूक्लियस जो है वह अराइजेज होता है, और ये दोनों न्यूक्लियस चूंकि सिमिलर प्रॉपर्टी को कंसिस्ट करते हैं और इसलिए ये दोनों पोलर रीजन्स यानी दो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। फिर ये क्या करेंगे? दो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने के बाद यह क्या करेंगे कि अमीबा के बॉडी के ऊपर में ना प्रेशर डालेंगे, है ना। जब वो पोलर रीजन्स में पहुंच जाते हैं तो इसके बॉडी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जब ये प्रेशर डालेंगे तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वह इस तरह से जो है वह ग्रिपिंग कर, इस तरह से ये जो है बटना शुरू हो जाएगा। इसके सभी पार्ट्स दो इक्वल पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म है, चाहे सेल ऑर्गेनल्स है, चाहे उसका आपका अदर पार्ट्स है, तो वो सब क्या होंगे? दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। और इस तरह इसका जो आपका सेल मेम्ब्रेन होगा और इसका जो इधर का सेल मेम्ब्रेन होगा, दोनों एक दूसरे से जैसे ही ज्वाइंट होंगे, जैसे ही यहां पे आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से ज्वाइंट हुआ, फिर धीरे धीरे करके वह दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड हो गए। यहां पे देखा कि आपने क्या कि एक पेरेंट है ये जो, और अमीबा डिवाइड होकर नए अमीबा को फॉर्म करेगा वह कहलाएगा पेरेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? पेरेंट। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यह सिंगल पेरेंट है, इसे किसी अदर पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही एक पेरेंट है जो अगले स्टेजेस को क्रॉस करता हुआ और यहां पे आ जाता है, और यह दो नए ऑर्गेनिजम्स को खुद को ही स्प्लिट अप करके डिवाइड होकर, ठीक है, और दो नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम ब्रेकिंग डाउन के बजाय यहां पे आप लिख दें स्प्लिट अप, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट है ना, स्प्लिट अप इटसेल्फ। ठीक है, तो यह खुद को ही स्प्लिट कर लेता, खुद को ही डिवाइड कर लेता, और खुद को डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। और जो दो नए ऑर्गेनिजम्स यहां पर आपके बनेंगे, जो दो नए ऑर्गेनिजम्स यहां पर फॉर्म हुए, ये कहलाते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कहलाते हैं। देखिए, अब कहेंगे कि सर इन्हें डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? मन में सवाल उठता है कि सर डॉटर सेल्स क्यों कहेंगे, इसे हम अदर कोई नाम क्यों नहीं दे सकते? देखिए, डॉटर सेल्स इसलिए कि इसमें फिर एबिलिटी आ जाती है कि ये भी जब मैच्योर हो जाएंगे अपने पेरेंट की तरह, तो वह फिर से खुद को स्प्लिट अप करेंगे और दो दो नए सेल्स को फॉर्म करेंगे, और इस तरह से यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसमें ना ही हमने गेमेट्स के बारे में कोई भी चर्चा की, ना ही हमने आपको यह बताया कि इसमें कोई दूसरा अमीबा सेल आता है जो इसके साथ कुछ शेयरिंग वगैरह करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, यानी ना ही कोई शेयरिंग है, ना ही कोई दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट खुद को स्प्लिट अप करके दो नए ऑर्गेनिजम्स को जो है वह यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह जो है वह कौन सा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और खुद में यह स्प्लिट अप करके दो नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, और इसीलिए यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? फिजन कहलाएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ इटसेल्फ टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और बदलाव लाते हैं, अगले प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, अगले प्रोसेस में कौन आ जाएगा? तो अगला जो प्रोसेस होगा वह हो जाएगा आपका बडिंग। क्या हो जाएगा? बडिंग हो जाएगा।
बडिंग में आप देखिएगा कि इसमें जो है वह मोस्ट ऑफ जो है वह सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का कॉमनली आपको बुक में एग्जांपल देखने को मिलेगा, दो ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देखने को मिलेगा। पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है वह होता है आपका ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है वह एक तरह का फंगस प्लांट है। अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉइज में पढ़ा होगा फंगस। फंगस में ये ईस्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, यह ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल बनाता है। तो यही ईस्ट है। यह ईस्ट जो है वह एक सिंपल यूनिसेलुलर मतलब जो है वह फंगस है, प्लांट की कैटेगरी में से काउंटेड होता है। यह जो है यह भी अपनी बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ को डेवलप करता है। बडिंग प्रोसेस में कोई भी पेरेंट जो होगा वह अपनी बॉडी के ऊपर क्या डेवलप करेगा? एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ डेवलप करेगा और यह आउटग्रोथ कहलाएगा बड। यह आउटग्रोथ कहलाएगा बड। ठीक है, यह आउटग्रोथ बड़ा होता जाएगा, यह आउटग्रोथ बड़ा होता जाएगा और बड़ा होते होते और जब यह मैच्योर होगा, जब ये बड़ा होगा है ना, ये बड़ा होगा, ठीक है ना, जब ये बड़ा होकर और अपन एकदम से मैच्योर हो जाएगा तब यह धीरे धीरे करके बड अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और यह चूंकि अपने पेरेंट के बॉडी पर अराइज हुए बड से जो है वह सेपरेटेड होकर और एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया और इसलिए यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? बडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बडिंग। चलिए, ये तो हो गया ईस्ट में। ईस्ट में आपने देखा। अगर हम बात करें एक नए मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल की, यह तो प्लांट की बात है, हम देखेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। इस ऑर्गेनिज्म को या तो आप जानते होंगे या हम आपको नाम बता देते हैं। इसका नाम है आपको हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा नाम है। ठीक है, हाइड्रा नाम है। और यह जो हाइड्रा है, यह हाइड्रा मल्टीसेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो इसके बॉडी पर आप देखिएगा तो एक जो है वह छोटा सा स्मॉल आउटग्रोथ अराइज हुआ। स्मॉल क्या हो गया? आउटग्रोथ अराइज हुआ। यह स्मॉल आउटग्रोथ कहलाएगा बड। यह भी स्मॉल आउटग्रोथ क्या कहलाएगा? बड कहलाएगा। ठीक है ना। बड जो है वह अब धीरे धीरे लेटर स्टेज में जब यह आगे को बढ़ेगा तो आप देखेंगे क्या कि यह जो आउटग्रोथ था पहले, यह धीरे धीरे करके एक मतलब जो है यह मतलब एक ऑर्गेनिज्म का रूप लेना शुरू कर देता है। यह कैसा रूप लेना शुरू कर देगा? ऑर्गेनिज्म का रूप लेना शुरू कर देगा। और अगले स्टेज में तो आप देखेंगे कि यह ऑर्गेनिज्म जो है यह धीरे धीरे करके एकदम से अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के मतलब जो है वह कॉपी रूप में, ठीक है, एक कॉपी रूप में यह अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ही दिखना शुरू हो जाएगा। यह बड धीरे धीरे और बड़ा होगा, मैच्योर होगा और एक समय आएगा जब यह अपने पेरेंट बॉडी से, जब यह अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के रूप में, है ना, यहाँ पे आपका इनिशिएटेड हो जाएगा। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के रूप में यह क्रिएट या जनरेट हो जाएगा। अब देखिए, यह पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। यहां पर पेरेंट ऑर्गेनिज्म अमीबा में आपने क्या देखा था कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म खत्म, अब बचा क्या? केवल डॉटर। लेकिन यहां पेरेंट भी है और डॉटर भी है। यहां पेरेंट भी है और डॉटर भी है। केवल पेरेंट के बॉडी पर एक बड अराइज हुआ, यह बड ग्रो किया, मैच्योर किया और मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया। क्योंकि यह नया ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के बॉडी पर अराइज हुए बड से आया है और इसलिए यह प्रोसेस कहलाएगा बडिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, जैसे आपको हाइड्रा का बताया है, इसमें प्लैनेरिया आ सकता है, इसमें और स्पॉन्जी वगैरह आ सकते हैं। ये सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बडिंग प्रोसेस के थ्रू नेचुरली रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं।
लेकिन एक प्रोसेस आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो ये जो आपका फिजन है या आपका जो है वह बडिंग है, ये कहलाएगा नेचुरल मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? नेचुरल मेथड और रेगुलर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको हम लोग कहते हैं जो है वह एक्सीडेंटल मेथड। क्या कहेंगे इसे? एक्सीडेंटल मेथड कहते हैं इसे। क्यों कहेंगे एक्सीडेंटल मेथड? इसके बारे में भी एक बड़ा रीजन है। देखिए, नेचुरली तो हाइड्रा को आपने देखा कि सर ये बर्ड अराइज करता है, ये बर्ड ग्रो करेगा उसके बॉडी पर, यह बर्ड मैच्योर करेगा और बर्ड मैच्योर करके नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। सर ये नेचुरल मेथड है। लेकिन इस एक्सीडेंटल मेथड में जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रा है। क्या है ये? एक हाइड्रा है, ठीक है ना? ये हाइड्रा है। आपको यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग हाइड्रा का टेंटिकल कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? टेंटिकल। ये टेंटिकल जो होता है, यह इसका यूज करता है हाइड्रा क्या? अपने फूड को पकड़ने और अपने माउथ में डालने में, है ना? यह फूड को पकड़ने और अपने फूड को माउथ में डालने के लिए इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ यह चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए, क्योंकि एनिमल है, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, लोकोमोशन करेगा, तो यह किसी चीज को पकड़ कर आगे बढ़ेगा। क्योंकि वह एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वह चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए और फूड कैचिंग के लिए इस टेंटिकल का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, ये हाइड्रा जो है वह नेचुरली तो बर्ड से रिप्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन कभी एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंटली किसी चीज से यह दो या दो से ज्यादा बराबर हिस्सों में कट गया, है ना? दो या दो से ज्यादा बराबर हिस्सों में। और यहां आपने देखा कि हमने इसे 3 हिस्सों में काट दिया है। अब आप देखेंगे क्या कि 3 हिस्से कैसे बने हैं। 3 हिस्से में पहला हिस्सा बना ये अपर हिस्सा, पहला हिस्सा जो बना वह अपर हिस्सा बन गया। अपर हिस्सा बन गया, है ना? इसका नीचे वाला और मिडिल पीस यहां से कट कर हट गया। दूसरा जो बना वह आपका रह गया मिडल पीस। दूसरा जो रह गया वह क्या रहेगा? मिडल पीस रह गया, ठीक है, मिडल पीस रह गया। और तीसरा जो रह गया वह टेल रह गया। तीसरा जो क्या रह गया? टेल रह गया, ठीक है। अब ये 3 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। अब ऑर्गेनिज्म को तो हमने काट डाला है, 3 हिस्सों में काटा है, तो ऑर्गेनिज्म तो मर जाना चाहिए। लेकिन इसमें यह क्या एबिलिटी होती है कि सिंपल मल्टी सेलुलर होने के कारण इसमें इंटरडिपेंडेंसी, वर्क डिवीजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसलिए यह क्या करेगा कि इसका जो हेड पार्ट या अपर पार्ट है, यह अपने मिडल पीस और टेल को डेवलप कर लेगा। टेल को क्या करेगा? डेवलप कर लेगा। और टेल को डेवलप करके और एक नए हाइड्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रीजेनरेट के लिए दिस ऑर्गेनिज्म, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू रीजेनरेट, रिक्रिएट द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यह भी एक प्रोसेस क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म तो भले ही खत्म हो गया, लेकिन उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के लॉस्ट होने पर 3 नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे। यहां पर जो यह मिडिल पार्ट है, यह मिडिल पार्ट है, यह अपर पार्ट, यह अपर पार्ट और लोअर पार्ट्स को, है ना, लोअर पार्ट्स को, जो लोअर पार्ट इसका लॉस्ट हो गया था, यह इस लॉस्ट दोनों पार्ट्स को रीजेनरेट करके और फिर दूसरे नए ऑर्गेनिज्म के रूप में फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो बेसल पार्ट था, जिसे हमने कहा था कि भाई ये तो गया, ये तो कहानी खत्म, तो ये कहानी खत्म नहीं होगा, ये कहानी खत्म नहीं होगा, बल्कि यह जो लॉस्ट पार्ट था, इसमें यह मिडिल और अपर, मिडिल और अपर दोनों ही पार्ट्स को डेवलप करेगा और दोनों ही पार्ट्स को डेवलप करके और थर्ड नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करेगा। यानी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ, लेकिन 3 नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर दिए। तो यह भी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में काउंट किया जाता है, चूंकि इसमें
बॉडी लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करके नए ऑर्गेनिजम्स बने, और इसलिए यह प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। इसमें ये हाइड्रा भी कर सकता है, इसमें आपका एक और ऑर्गेनिज्म कर सकता है, एक और ऑर्गेनिज्म जो है वह इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेनेरिया। क्या कहते हैं इसे? प्लेनेरिया कहते हैं। प्लेनेरिया के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपको बता दूं। देखिए, प्लेनेरिया वह पहला ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आई के ओरिजिन के हमें एविडेंस मिलते हैं, तो वह कहलाएगा आपका प्लेनेरिया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा इस जीएस में यह क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए वह कौन सा ऑर्गेनिज्म पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें आईज के ओरिजिन के एविडेंस मिलते हैं या उसमें आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकता, लेकिन ये आई स्पॉट्स उसे एक बेहतर एबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट को तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन लाइट को पहचान नहीं सकता, रिकॉग्नाइज मतलब यह लाइट क्या किसी चीजों को देख नहीं सकता है। ठीक है ना, यह भी क्या कर सकता है, तो वह आपका रीजनरेशन प्रोसेस को, स्पॉन्जी जो है वह समुद्र में रहने वाला एक नॉन मोटाइल मल्टी सेलुलर एनिमल है जो चलता नहीं है, किसी जगह से चिपक गया और वहीं पर अपनी कॉलोनी बसा ली। तो वह स्पॉन्जी भी आपका कैसा है, तो वह आपका सिंपल मल्टी सेलुलर है और वह भी रीजनरेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। वैसे तो करता है ये बडिंग, लेकिन वो करेगा इस कभी एक्सीडेंटल ऐसा टूटा तो यह रीजनरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करके नई कॉलोनी बसा सकता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि आपका जो है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नेचुरली कितने हैं। नेचुरली हमने कहा फिजन, बडिंग, रीजनरेशन। फिजन और बडिंग तो नेचुरल मेथड है जिससे वह नेचुरली है ना, प्राकृतिक रूप से उसके अंदर वह जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू यह असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। और यह मेथड एक्सीडेंटल होता है कि अगर एक्सीडेंट भी कर जाए तो इससे उसका प्रजाति खत्म ना हो, बल्कि उससे छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स नए नए ऑर्गेनिजम्स को ओरिजिनेट कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, उसको क्रिएट या जनरेट कर सकते हैं। चलिए एक और बच गया है अपना, ये है आपका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बच गया? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस मेथड में आपका आता है एक प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग, है ना। क्लोनिंग आप समझिएगा, क्लोनिंग जो है वह एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे हमने आपको एक क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी था। यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के जैसा ही है, लेकिन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द IVF एंड द क्लोनिंग। क्लोनिंग में जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वह अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, आपको जो है IVF में एग्जैक्ट कॉपी तैयार नहीं हो सकता। हाँ, वो दोनों पेरेंट्स, यानी कि उसमें IVF टेक्नोलॉजी में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पेरेंट्स चाहिए, लेकिन इसमें 2 पेरेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। सिंगल पेरेंट से भी नए ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार की जा सकती है। और अगर 2 पेरेंट्स है तो आप जिस पेरेंट का चाहे उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि उसमें जो 2 पेरेंट्स हैं, मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं, आपको पेरेंट्स बता रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का पिक्चर नहीं बनाने से पेरेंट्स बता रहे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, तो ये दोनों पेरेंट्स जो है या एक मेल और एक फीमेल भी हो सकती है। वह हो सकता है कि मेल की जगह दोनों के दोनों फीमेल्स को रखें, क्योंकि यहां पर हमें गेमेट्स का यूज है ना, 2 गेमेट्स का यूज नहीं करना है, केवल एक गेमेट का यूज करके हमें नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट या जनरेट करना है। इसमें जैसे मान लीजिए कि यह कोई 2 पेरेंट्स हैं जो दोनों कैसी हैं, फीमेल्स हैं। एक फीमेल को अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फीमेल को हम जनरेट मान ले रहे हैं कि यह मदर है। क्या है? मदर। इस मदर से हम एक गेमेट सेल को ऑब्टेन करते हैं जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? ओवम कहेंगे। ओवम तो आपको पता है कि यह एक रिप्रोडक्टिव सेल है। ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वह हैप्लॉइडिक न्यूक्लियस होता है, यानी उसके न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि ओवम को बाहर निकाल लेते हैं, फीमेल के बॉडी में नहीं रहने देते, उसे बाहर निकाल लेते हैं।
बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो प्रेजेंट आपका जो न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को हम इसके अंदर रहने नहीं देते, बल्कि आर्टिफिशियल मेथड से इस न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह हैप्लॉइडिक है, और जब तक यह कंप्लीट क्रोमोसोम्स की संख्या को कंप्लीट नहीं करेगा, यह आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस को एग सेल परफॉर्म नहीं करेगा। है तो ये एग सेल ही, क्या है ये एग सेल है, क्या है ये एग सेल है, ठीक है, जिसे हम लोग ओवम कह रहे हैं। यह ओवम को हम लोग एग सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को यहां से हमने रिमूव कर दिया। अब हम इस पेरेंट का भी यूज करेंगे। इस पेरेंट के बॉडी का हम नॉर्मल सेल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नॉर्मल सेल, कोई भी नॉर्मल सेल, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सेल। वैसे आपके बुक में दिया होगा मेमरी ग्लैंड का सेल, मेमरी ग्लैंड, मेमरी, ठीक है, मेमरी सेल। देखिए मेमरी सेल क्या होता है कि फीमेल्स में मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड। उसी ग्लैंड के पास का जो सेल लिया गया, उसी ग्लैंड का जो सेल लिया गया, वह मेमरी सेल कहलाया। उस मेमरी सेल को, सेल में से, जैसे ये नॉर्मल मेमरी सेल है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, हम क्या करेंगे कि इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देंगे इस सेल में, ठीक है। ये टोटल साइंटिफिक मेथड होता है। ये नॉर्मली आमतौर पर सभी जगह पॉसिबल नहीं होता है। ये साइंटिफिक मेथड से लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है, जिसमें इसके मेमरी सेल को लाया गया और मेमरी सेल के न्यूक्लियस को ओवम सेल के न्यूक्लियस से एक्सचेंज कर दिया गया। इसको हटा दिया गया और इसके न्यूक्लियस को यहां पर डाल दिया गया। भैया अब देखो, इसका जो, चूंकि मेमरी सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल है, कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, तो इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो डिप्लॉइडिक होंगे, यानी इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर्ड में होगी। कैसी रहेगी, पेयर्ड में होगी। तो इसका जो कंप्लीट न्यूक्लियस होगा वो इसमें ट्रांसफर हुआ है, इसलिए अब यह पहले आधा सेल था, अधूरा सेल था, हैप्लॉइडिक सेल था, अब ये बन गया डिप्लॉइडिक सेल, बन गया ना। अब देखो ये डिप्लॉइडिक सेल बना है। अब यह पहले एग सेल था और एग सेल से डिप्लॉइडिक होने के कारण अब यह क्या बन गया, तो यह बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। अब देखोगे, देखो इसमें दोनों का न्यूक्लियस कंबाइंड नहीं हुआ, इसका न्यूक्लियस हमने हटा दिया और सिर्फ इसी का न्यूक्लियस रखा है। और न्यूक्लियस चूंकि सभी प्रॉपर्टी को, सभी कैरेक्टरिस्टिक को, सभी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस केवल इस सेल का है, इस पेरेंट सेल का है, और इसलिए इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे इस जाइगोट के, वह एग्जैक्ट उसी पेरेंट के होंगे जिसके सेल का न्यूक्लियस यहां पर रिप्लेस किया गया है। अब ये न्यूक्लियस कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो यह न्यूक्लियस मल्टी टाइम्स डिवाइड होगा और यह बना देगा क्लस्टर ऑफ सेल। क्या बना देगा, क्लस्टर ऑफ सेल बना देगा। एक वीक के लिए इसे भी रखा जाएगा लेबोरेटरी में, एक वीक के लिए इसे लेबोरेटरी में रखा जा सकता है और यह बन जाएगा आपका एम्ब्रायो। क्या बनेगा, एम्ब्रायो बन जाएगा। और इस एम्ब्रायो को अब क्या किया जाएगा कि जिस मदर का ओवम लिया गया था उसी मदर के ओवी के आपके जो है यूट्रस में इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके यह एम्ब्रायो लेबोरेटरी में नहीं रहेगा, यह चला जाएगा मदर के यूट्रस में और वहीं पर यह एम्ब्रायो क्या करेगा, फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और वह इससे यंग वन के रूप में, इस मदर से क्या होगा कि यह यंग वन के रूप में, है ना, नए ऑर्गेनिज्म के रूप में यंग वन के रूप में यह डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और यह यंग वन अपने इस पेरेंट जिसका कि सेल का न्यूक्लियस यहां ट्रांसफर किया गया था, इसी का एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट कॉपी, हाइट, कलर, फीचर्स, एवरीथिंग, इच एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेरेंट। तो आपको कभी आप इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगा सकते, इसलिए अब कहलाएगा इस प्रोसेस से यह चूंकि एग्जैक्ट कॉपी तैयार किया गया तो यह कहलाएगा क्लोन। क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, और चूंकि वह क्लोन है, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्लोन तैयार किया गया और इसलिए इस प्रोसेस को ही हम लोग नाम क्या दे देते हैं, क्लोनिंग नाम दे देते हैं। इससे पहला क्लोन जो तैयार किया गया था वह था डॉली शिप का।
ठीक है, सिप थी, उसका नाम क्या रखा गया, डॉली रखा गया। यह गायों पर भी प्रयोग किया गया है। कभी कभी आपके मन में होगा कि सर ह्यूमन बींग्स पर क्या इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। देखिए, इसको लॉ के अगेंस्ट किया तो जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सक्सेसफुली किया जा सकता है, लेकिन इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा होगा तो क्राइम का रेट मतलब जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि हम उसे, या कोई भी कानून उसे बैन नहीं कर पाएगा, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ह्यूमन बींग्स पर यह क्लोनिंग प्रोसेस पूरी तरह से बैन है लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। इसलिए इस क्लोनिंग का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।